साथ में अंत में चलेंगे अपन आचिंतन पद्धति जो है उसको। सबसे पहले जॉर्ज बेंथम जो है इसने 1800 से लेकर के 1884 तक, और इसके साथ में थे सर जोसेफ डाल्टन हुकर, उन्होंने 1817 से लेकर के 1911 तक इंग्लैंड जो है वहाँ के एक वनस्पति विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध वर्गीकरण होता है। इन्होंने क्यू के रॉयल गार्डन के अंदर, रॉयल गार्डन था जिसमें पादप लगाया गया है, तो प्रसिद्ध वनस्पति गार्डन है, उसके अंदर इन्होंने काम किया था कई वर्षों, और काम करते करते इन्होंने क्या किया, वहां पर खोज करना नहीं शोध करना शुरू कर दिया। अब शोध के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक ग्रंथ तैयार किया, जेनेरा प्लांटेरम। कौन सा ग्रंथ तैयार किया? जेनेरा प्लांटेरम। और 1862 से लेकर के 1883 तक इन्होंने क्या किया, ये जो जेनेरा प्लांटेरम है इसको कई खंडों के रूप में अलग अलग ग्रंथ जो है वो प्रकाशित किए, और उसके अंदर पादप जो है उनका वर्गीकरण है उसको करने के लिए एक नई पद्धति जो है उसको प्राकृतिक पद्धति के रूप में तैयार किया, जो कि आगे चल करके लोकप्रिय हुई थी। और ये पद्धति जो थी ये थी डी जशु तथा डी कैंडोले जो है उसकी पद्धति जो है उस पद्धति के ऊपर आधारित थी। बेंथम तथा हुकर के द्वारा प्रस्तावित जो पादप है उनका जो वर्गीकरण है उसको एक प्राकृतिक वर्गीकरण का नाम दे सकते हैं। 202 कुलों उस पादप है, उसमें कितने कुल का वर्णन किया इसने? 202 कुलों का वर्णन किया है, और पादपों को द्विबीजपत्री पादपों में बांटा है, अर्थात दो भागों में बांट दिया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। और जिसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, कौन सी चीज कर दिया? जिम्नोस्पर्म, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप है जिनमें इन्होंने क्या किया है, बीच में रखा है जिम्नोस्पर्मों को। और ये किस प्रकार से इन्होंने पादपों को 3 भागों में बांटा है, जैसा कि द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री, बीच में क्या रहा है? जिम्नोस्पर्म। फिर बाद में द्विबीजपत्री पादप जो है इनको वापस 3 भागों में बांट दिया, जैसे पॉलीपेटली है, गेमोपेटली है और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली के अंदर 15 ऑर्डर है और गेमोपेटली जो है इसके अंदर 10 ऑर्डर है, और मोनोक्लेमाइडी जो है इसको अंदर 7 सीरीज जो है वो तैयार की गई। बेंथम और हुकर पद्धति जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है लिखने में। बेंथम हुकर पद्धति क्या है यहाँ तक लिखा है, ठीक है। अब बात विस्तार से बताइए, तब तुमने क्या करना पड़ता है, ये जो क्लासें हैं अलग अलग भागों में बांटा है, उनमें प्रत्येक में ऑर्डर कितने है, फैमिली कितनी है, वो भी लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये पूछा गया है बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन पद्धति क्या है, तो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में क्या करना है अपने को, आगे चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे कि ये जो पादप है इसकी पद्धति जो तैयार की थी इसके अंदर गुण क्या है, ये इतनी फ्रेंड क्यों है, अच्छी क्यों लग रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्गीकरण प्रसिद्ध शास्त्री वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक डी जस्यु जो है वो और डी कैंडोले जो है उनका जो वर्गीकरण है उसके ऊपर ये आधारित है, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध पद्धति है वो मानी जाती है। दूसरा, ये जो वर्गीकरण पद्धति है इसके अंदर पादपों का जो वर्णन किया गया उसमें शोध अर्थात गहन शोध किया गया, अधिक मात्रा में शोध किया गया, शोध करके उसके बाद में इन चीजों को बताया गया है कि वास्तव में ये कितने भागों में बांटी जा सकती है। तो बेंथम और हुकर ने स्वयं ने भी कई वर्षों तक क्यू रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है उसमें प्रत्येक जाति का पादप जो है उसके ऊपर शोध किया, और शोध करके उसके वर्गीकरण करके उचित स्थान जो है वो दे दिया, अर्थात उचित स्थान में कौन सा पादप कौन से फैमिली में कहाँ पे आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, कौन सी क्लास में आएगा। और ये साथ साथ में इसने ध्यान दिया कि पुष्प जो है वो किस प्रकार के, अर्थात उसके अंदर पाए जाने वाले जो विशिष्ट लक्षण है उन लक्षणों को भी इन्होंने काम में लिया है। और इसलिए अपन ये कह सकते हैं वास्तव में ये पद्धति जो है क्या है, पादपों का वर्णन करने के लिए एक प्रामाणिक पद्धति के रूप में मानी जा सकती है। फिर द्विबीजपत्री विभाग को आरंभ किया है, तो उसमें पहले क्या है, एक बीजपत्री जो है उसको क्या किया, अंत शुरुआत में तो द्विबीजपत्री को और अंत में एक बीजपत्री पादपों को रखा गया है, और बीच में क्या रखा गया आपको पता है,
जिम्नोस्पर्मी। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म को बीच में रख करके इन्होंने क्या किया है, द्विबीजपत्री, उसके बाद में एक बीजपत्री, और उससे पहले क्या कर दिया, जिम्नोस्पर्म कर दिया। क्यों कि डी कैंडोले का जो वर्गीकरण है उसमें जिम्नोस्पर्म जो है उनको द्विबीजपत्री पादप जो है उनमें सम्मिलित किया गया था, इसलिए उसको द्विबीजपत्री से अलग कर दिया और एक बीजपत्री बाद में रख दिया गया। तो बीच में कौन सा आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया। तो बेंथम ने ये किया कि जिम्नोस्पर्म को अलग बना दिया। डी कैंडोले ने क्या कर रखा था, साथ में मिला रखा था, और इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। द्विबीजपत्री जो पादप है उसका जो ऑर्डर है रेनेल्स, उससे प्रारंभ किया। द्विबीजपत्री कहां से प्रारंभ किया है, रेनेल्स ऑर्डर से प्रारंभ किया है, जो कि आज का जो वर्गीकरण है उसके समकक्ष है। दूसरी चीज है जीनस को सब जीनस के रूप में, अर्थात जैसे जीनस है उसका दूसरा उप जीनस है, वो भी सब उप जीनस है, वो भी विभाजित करके ने क्या किया, गुण जो है उसके, उस गुणों के आधार पे उसकी जो जाति है उसको पहचानने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक जीनस का अध्ययन किया है और वर्णन जो है वो हर्बेरियम के रूप में मौजूद है, अथवा कह सकते हैं बाग में, बाग मतलब गार्डन, कौन सा गार्डन, हर्बेरियम गार्डन जो है वहां पर ये मौजूद है, और उसको देख करके वास्तव में अध्ययन किया जा सकता है। ये हर्बेरियम जो बनाया गया है वो क्या है, इसका एक प्रमाण है कि वास्तव में इन्होंने ऐसा किया है। पादपों का वर्णन अपने आप में संपूर्ण माना गया है, अर्थात जो बेंथम और हुक ने वर्गीकरण किया है वो अपने आप में क्या है, संपूर्ण वर्गीकरण है। पॉलीपेटली जो है इसमें नई श्रृंखला है डिस्किफ्लोरी। कौन सी है, डिस्किफ्लोरी। उस डिस्किफ्लोरी होता है क्या, थैलेमिफ्लोरी तथा कैल्सिफ्लोरी जो है उसके बीच में जोड़ा गया है। डिस्की को क्या दिया गया है, इसको इन दोनों के बीच में रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है। आगे क्या बात थी, पॉलीपेटली है, पॉलीपेटली इसमें नई श्रृंखला है डिस्किफ्लोरी। इसको क्या किया इसने, थैलेमिफ्लोरी और कैल्सिफ्लोरी जो है इसके बीच में जोड़ा है। डी कैंडोले ने क्या किया था, कॉनिफर के जो कई वर्ग है उनको डाइकोट्स आना द्विबीजपत्री उसके बीच में स्थान दिया था, लेकिन बेंथम और हुक ने क्या कर दिया, जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में रख दिया है। इसी प्रकार से बेंथम तथा हुक का जो वर्गीकरण है सबसे सरल है और प्रायोगिक भी माना जाता है। सरल होने का क्या, जल्दी से ग्रहण कर लिया जाता है, जल्दी से याद हो जाता है, जल्दी से समझ में आ जाता है, और प्रायोगिक कार्य है वो करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। विश्व के ज्यादा से ज्यादा जो हर्बेरियम, वो हर्बेरियम बेंथम और हुक पद्धति जो है उसके आधार पर ही व्यवस्थित किए गए हैं। अब आते हैं बेंथम और हुक पद्धति में कौन से ऐसे दोष थे जिस कारण से इसको आगे नहीं मानते। जैसे जिम्नोस्पर्म एक अलग समूह है ना, और द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री है उसको उसके बीच में इसको रखता है, और इससे क्या होता है कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में जिम्नोस्पर्म होने से हमारे मन में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हाँ सब के बीच के ऊपर आवर्त बीज थे, ये भी आवर्त बीज थे, ये बीच में क्या अनावर्त बीज कहाँ से आ गया। तो ये थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है कि पहले बीज वाले आवर्त बीज हुए थे, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आवर्त बीज, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है। तो इसमें कुछ लक्षण इस प्रकार के भी है जो द्विबीजपत्री से और अन्य जो एक बीजपत्री पादप है उनसे मिलते जुलते पाए जाते हैं, और इनको अपन ये कह सकते हैं कि इस कारण से इसको मध्य में रखना है वो उचित नहीं है। यानी कहने का मतलब है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप जो है उनमें कुछ ऐसे लक्षण है जो वास्तव में क्या है इनसे मिलते जुलते हैं, और मिलते जुलते इसलिए क्या है इसको बीच में नहीं रखना चाहिए। मोनोक्लेमाइडी एक कृत्रिम समूह होने के कारण क्या है, कृत्रिम समूह होने के कारण सबसे अधिक आलोचना का शिकार हुआ है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा अंगुली दिखाई जाती है जो शोध करने वाले हैं दूसरे वाले उनके द्वारा। ऐसा माना गया है कि उसमें सम्मिलित अनेक कुल जो है वो पॉलीपेटली जो है उससे बहुत अधिक समानता रखते हैं,
तो पॉलीपेटली के पास होना चाहिए था इसको, इसलिए पॉलीपेटली के पास नहीं है, तो ये भी क्या करता है, दुविधा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से पादप जो है, उन पादपों को क्रमिक गुणों के आधार पर कुछ बड़े वर्ग जो है उसमें वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि समान लक्षण युक्त पादप जो है एक दूसरे को काफी मतलब एक दूसरे पादप से बहुत दूर हो। समान लक्षण देख लिया, अब समानता के आधार पर रख दिया कि एक ये समान है, ये भी समान है, समान है। जब और लक्षण देखे जाए तो इससे इसके बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, इसलिए ये कोष है। एक बीजपत्री विभाग जो है, अर्थात एक बीजपत्री विभाग जो है उसमें लीनियस का जो दायां है उसके आधार पर इरिडेसी तथा अमेरिडेसी जो है उससे अलग रखा गया है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और सारे गुण लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनको दूर या अलग भाग में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्गीकरण में अंडाशय जो है उसकी उद्भव स्थिति जो है उसको महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपन जॉन हचिंसन की वर्गीकरण पद्धति के बारे में। जॉन हचिंसन